लेकिन अगर जो जब बात मेन वर्ब की आती है तो मैं आपसे पूछूं कि मेन वर्ब कितनी है, आपका आंसर क्या रहेगा? यही आप जीरो हो जाओगे। तो इसी को बोलते हैं ओपन क्लास, जिसकी संख्या, एक बार आप लोग माइक बंद कर लो सब लोग, अगर जो आप अच्छे से सुन पा रहे हो तो माइक सारे लोग आप कर लीजिए। जो आपकी जो मेन वर्ब होती है उसकी संख्या निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, ऐसे आप एग्जैक्ट कोई अमाउंट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब तो मेन वर्ब में फिर पढ़ा कैसे जाता है? अब मेन वर्ब की आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि मेन वर्ब कैसे कैसे हो सकती है, समझ रहे हैं? तो अब जैसे वर्ब में तुमने पढ़ा होगा, वर्ब की डिफिनीशन, जैसे जिसके पास रेन मार्टिन बुक हो, आप अपना जो है उसका दूसरा चैप्टर आप खोलो जहां पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है, दूसरा या तीसरा होगा, उसमें आप वर्ब की डिफिनीशन देखो। वर्ब की डिफिनीशन में क्या लिखा है कि वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स, या ऐसे कुछ करके लिखा होगा, स्टेट और एक्शन। वर्ब एक ऐसी चीज होती है जो या तो स्टेट बताती है या कोई एक्शन बताती है। एक्शन का मतलब काम। तो काम, और ये काम कैसा काम होता है, ये काम इसका सब्जेक्ट करेगा। स्टेट कैसी होती है, ये सब्जेक्ट की स्टेट होती है। अब जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई एम अ बॉय, ठीक, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई एम रनिंग, ठीक, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब ये वाली वर्ब देखो, एक शब्द की वर्ब है। इसमें वर्ब देखो, ये वर्ब आपकी दो शब्द की है, समझ रहे हैं? ये वर्ब जो एक शब्द की है, अब आपको ये बताना है कि अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें स्टेट है कि इसमें एक्शन है। तो आई एम ए बॉय, मैं एक बालक हूं। अब इसमें बताओ ये आई कौन सा काम कर रहा है? दूसरी सेंटेंस आप देखो, आई एम टीचिंग यू, सॉरी, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, दूसरा सेंटेंस। अब इसमें बताओ आई कौन सा काम कर रहा है? तो आप बताओगे आई रन का काम कर रहा है, आई दौड़ने का काम कर रहा है, आप इजिली बता रहे हैं। अब यहाँ जो रन वर्ब हुई है ये एक्शन वर्ब है। इस एक्शन को कर कौन रहा है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये एक्शन करता है, एक्टिव के पैटर्न में, समझ रहे हैं? तो जो वर्ब लिखी रहती है उसको ये करता है। यहाँ जो वर्ब लिखी रहती है वो ये नहीं करता है, बल्कि क्या क्या होती है, ये इस आई की, इस सब्जेक्ट की, ये एक अवस्था के बारे में बताता है। इसी को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब, समझ रहे हैं? जब सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में वर्ब बताए तो उसी को बोला जाता है स्टेटिव वर्ब या स्टेट। तो वर्ब के डिफिनीशन में सिंपली आप दो शब्द याद रखो। वर्ब क्या है? या तो स्टेट है या तो एक्शन है। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है, समझ रहे हैं? जो या तो एक्शन बताती है, जो या तो स्टेट बताती है। सिंपल सी डिफिनीशन है। वर्ब में यही दो गुण है। अब आपको पता चला स्टेट और एक्शन। अब इसी आधार पे, अब जैसे ये भी मेन वर्ब है और तुम्हारी ये रनिंग भी मेन वर्ब है, अब टोटल आप अपना व्यापार मेन वर्ब पे ही चलेगा। तो मेन वर्ब में तुमने देखा कि मेन वर्ब दो टाइप की हो सकती है। कौन सी हो सकती है? एक तो जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, और दूसरी ये होती है जिसमें सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाता है। जैसे वो बॉय है, कि वो गर्ल है, कि वो अच्छा है, कि वो बुरा है, समझ रहे हैं? ये ऐसे आपको एक अवस्था पता चलती है सब्जेक्ट की। चलो ठीक है, अब इस आधार पे, अवस्था के आधार पर और काम के आधार पर, कहने का मतलब कौन सी वर्ब अवस्था बता रही है और कौन सी वर्ब काम बता रही है, इस आधार पे वर्ब का अब हम डिवीजन करेंगे। यहाँ देखो, वर्ब का डिवीजन जो है मॉडर्न में, इसको एक बोला गया है इंटेंसिव और दूसरा बोला गया है एक्सटेंसिव, समझ रहे हैं? अब इंटेंसिव क्या होती है? इंटेंसिव वर्ब यही आपकी स्टेट वर्ब होती है। अब इंटेंसिव वर्ब में, इससे ये वाला पढ़ लिए हैं आप, यस वी सी। यस वी सी कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, इसको आप पढ़े हैं। जैसे आई एम अ बॉय, ये वर्ब हो गई और ये इसका कंप्लीमेंट हो गया, समझ रहे हैं? ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये यस हो गया, ये वी हो गया, ये सी हो गया आपका, समझ रहे हैं? तो और इसमें ये दूसरा जो लिखा है यस वी ए, ये क्या होता है? ये ऐसे है, द स्काई इज एबव। अब ये एबव क्या है? ये एबव यहाँ पे ना तो एडजेक्टिव है ना तो नाउन है। वैसे कंप्लीमेंट जो होता है, यस वी सी मतलब कंप्लीमेंट,
तो कंप्लीमेंट बनने की क्षमता ब्रह्मा जी ने सिर्फ किसको दी है? या तो एडजेक्टिव को दी है और या तो तुम्हारी जो है नाउन को दी है। इसके अलावा कंप्लीमेंट कोई नहीं बन सकता, या तो एडजेक्टिव बनेगा या तो नाउन बनेगा। और यस वी ए ये क्या है? ये एडवर्ब, यही ये पैटर्न होता है। इसमें भी तुमको स्टेटिव वर्ब मिलती है। द स्काई इज, आसमान है। वेयर, तो आंसर में मिला एबव। ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, समझ रहे हैं? और ये यूज यस वी ए वाला सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब वाला, इसको एडवर्ब नहीं एडवर्बियल बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल वाला, ये रेयर यूज होता है। ज्यादातर आपके 99% केस में यही एस बी सी मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। जैसे आई एम ए बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन है। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, तो आई क्या है? गुड है। तो ये आई की एजेक्टिव जो है, आई के मतलब एजेक्टिव, आई का एजेक्टिव है, मतलब आई के बारे में जो है बता रहा है। तो अब कंप्लीमेंट आपने क्या देखा? या तो नाउन बन रहा है या तो एडजेक्टिव बन रहा है। इसके अलावा कंप्लीमेंट दूसरी कोई चीज नहीं बनती है। और एक ये हो गया रेयर केस। तो अब इज एम आर वाजबर अगर जो मेन वर्ब के रूप में काम करती है तो उसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कौन से? मेन, हाँ, या तो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट बनेगा या तो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल मिलेगा, और ये रेयर केस में यूज होता है। मुश्किल से इससे इसके तुमको एग्जाम्पल भी बहुत कम मिलेंगे। 10-5 अगर जो पूरी बुक में पलटोगे तो 10-5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं? अब आ जाओ एक्सटेंसिव वर्ब को समझते हैं। सर उसे बताओ। एडवर्बियल क्यों कहते हैं? क्यों नहीं एडवर्ब ही कहते हैं? देखो, एडवर्ब और एडवर्बियल में अंतर होता है। एडवर्ब का मतलब होता है शुद्ध एडवर्ब, और एडवर्बियल का मतलब होता है काम तो एडवर्ब का करता है लेकिन उसकी शकल एडवर्ब वाली नहीं होती है। अब जैसे ही वेंट होम, होम बताओ तुमको कैसा दिख रहा है? होम की शकल अगर जो सिर्फ पूछी जाए, हम पूछें होम नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है? होम क्या है? नाउन है सर, नाउन नाउन है। है। इसकी इसकी शकल कैसे दिख रही है? नाउन जैसे दिख रही है। एक दूसरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ही वेंट देयर, समझ रहे हैं? ये देयर क्या है? इसकी शकल तुमको कैसे दिख रही है? जी एडवर्बियल है ये। हाँ, एडवर्बियल नहीं, इसको बोलेंगे एडवर्ब। इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो जिसकी शकल एडवर्ब के जैसे दिखे और वो एडवर्ब का फंक्शन भी करे उसको बोला जाता है एडवर्ब। जिसकी शकल एडवर्ब जैसे न दिखे और वो एडवर्ब का फंक्शन करे उसको बोला जाता है एडवर्बियल। तो और जितने भी एडवर्बियल हैं उसमें एडवर्ब भी शामिल है और एडवर्बियल तो एडवर्बियल है ही। तो कहने का मतलब इससे तुमको ये पता चला कि एडवर्बियल एक बड़ा टर्म है। एडवर्बियल अगर जो आप बोलते हो तो उसमें ऑलरेडी एडवर्ब आ जाता है, इसीलिए हमने बोला एडवर्बियल मतलब एडवर्ब या एडवर्ब इक्विवेलेंट। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, ही गोज टू स्कूल, ठीक। गोज और ये टू और स्कूल ये दोनों मिलके किसका काम कर रहा है? टू और स्कूल, पूरे दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये पता चला एडवर्ब, एडवर्ब का काम कर रहा है टू और स्कूल मिलके। प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज किसका फंक्शन कर रही है? एडवर्ब का फंक्शन कर रही है। बात समझ रहे हैं? अभी ये मत पूछिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा एडवर्ब का फंक्शन जो है कर रही है। इसी को बताने के लिए आज ये चैप्टर आया है। अभी आप बस इतना इसका सिर्फ आनंद लो। अब इतना आप समझ लो कि टू और यहाँ स्कूल ये दोनों मिलके, ये दोनों कहने का मतलब इसको आप क्या बोलोगे? कौन सा फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और हमने क्या बताया था? फंक्शनल फ्रेज तुम्हारे 3 ही होते हैं। नाउन फ्रेज ये फंक्शनल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज ये फंक्शनल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ये फंक्शनल फ्रेज है। बाकी उसके नीचे के जितने होते हैं वर्ब फ्रेज और आपका वो क्या बोलते हैं उसको, आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, जेनेटिव फ्रेज, ये सिर्फ चेहरे वाले फ्रेज होते हैं। फंक्शन ऊपर जाके 3 में ही करते हैं। या तो अगर जो कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो वो काम करेगा, किसका काम करेगा? या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या तो तुम्हारा जो है एडवर्ब का काम करेगा। अब ये देखो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, बस इतने से ही हमको पता चला प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज काम क्या कर रहा है? तो काम पता चलेगा इस सेंटेंस में ये दोनों मिलके आपका एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों को आप एडवर्ब नहीं बोलेंगे, आप इन दोनों को क्या बोलोगे? एडवर्बियल। अब एडवर्ब और एडवर्बियल में अंतर समझ में आया कि हमने एडवर्बियल क्यों बोलना बेहतर समझा? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ,
चलो अब देखो, ये वाला हमने आपको बता दिया, यस वी सी यस वी ये हमने आपको बता दिया। अब चर्चा करते हैं इस पे। ये एक्शन वर्ब होती है। एक्शन वर्ब कहने का जैसे ही इज टीचिंग मी, समझ रहे हैं। इसमें एक चीज और बतानी हमको आपको बाकी थी, एक्सटेंसिव को डायरेक्ट ऐसे नहीं बांटना था। चलो चलो अभी फिलहाल ऐसे समझो। फिर एक्सटेंसिव जो वर्ब थी, फर्दर हमने इसके 3 डिवीजन और कर दिए। 3 डिवीजन क्या किए, 1 2। अभी देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का टोटल मैं आपको खेला बता रहा हूं। जैसे ये परीक्षा में अगर जो पूछा जाएगा स्टेटिव वर्ब क्या है, हालांकि स्टेटिव को स्टेटिव और नॉन स्टेट सॉरी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये टोटल खेल किसका होता है? टोटल खेल ये होता है एक्शन वर्ब का। अगर जो कोई वर्ब एक्शन है तो वो या तो ट्रांजिटिव होगा या तो इंट्रांजिटिव होगा। अब जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बताओ इस पढ़ाने का असर किस पे गया? किसी पे जा रहा है? जी ऑब्जेक्ट पर। यू पे। है? यू पे जा रहा है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का असर यू पे गया, मतलब यू की मना स्थिति बदल सकती है। आई एम बीटिंग यू, मैं तुमको पीट रहा हूं, तो पीटने का असर किस पे गया? आगे जो कहने का मतलब तुम, हाँ यू पर गया, समझ रहे हैं। आई एम गोइंग होम, अब ये जो गो का असर किस पे गया? आई पर। सब्जेक्ट नहीं नहीं, जैसे आप ये बताओ आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं, तो जाने का असर किस पे हुआ? किसी पे हुआ? घर। हाँ या ना में आप उत्तर दो। जाने का असर किसी पे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर जी, जाने का असर हुआ है, लेकिन किस खुद पे पर हुआ? हुआ। सर नहीं होगा। हाँ सर आई पर। देखो ये ऐसे नहीं भैया, सुनिए पहले एक चीज सुनो। असर हमेशा आगे बढ़ता है, या तो लौट के दोबारा नहीं आएगा। लौट के दोबारा सिर्फ रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ आता है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां यूज करोगे रिफ्लेक्सिव वर्ब के पैटर्न में वही आता है, और दोबारा लौट के सब्जेक्ट पे नहीं आएगा। जैसे आई एम गोइंग होम, ठीक, अब ये जाने का असर होम पे आया क्या? होम गिर गया है? जैसे आई एम बीटिंग यू, मैं आपको पीट रहा हूं, तो पीटने का असर आपके चेहरे पे दिखेगा। आई एम टीचिंग यू, पढ़ाने का असर आपकी मना स्थिति पे दिखेगा, आपके ऊपर दिखेगा। लेकिन जाने का असर घर के ऊपर नहीं दिख रहा है, घर नहीं गिर रहा है आपका। बात समझ रहे हैं? एक्शन करोगे तो उसका कुछ ना कुछ असर आगे दिखना चाहिए, उसका कोई ना कोई रिसीवर हो, रिसीव करने वाला हो। अब होम इसका रिसीवर नहीं है, होम रिसीव नहीं कर रहा है, होम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे आई एम कुकिंग फूड, ये कुकिंग का असर किस पे गया? फूड पे गया। फूड अभी कच्चा था, हो सकता है वो पक्का हो गया हो, तो उसकी स्थिति बदली कि नहीं बदली? अब बताओ होम की स्थिति बदली? नहीं बदली। तो जब स्थिति नहीं बदली तो फिर वो जो है कहने का मतलब आपका इंट्रांजिटिव हो गया। स्थिति बदलेगी तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। हिंदी में समझना हो तो आप ऐसे समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना हो तो ऐसे समझ लो। अब आ जाओ गुणागणित, यहाँ जो है इंग्लिश का देखते हैं। ये तो हो गया समझने की चीज। अब परीक्षा में आएगा तो कैसे समझोगे? देखो आपको क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा सब्जेक्ट, ऐसे मिलेगा वर्ब। अब अगर जो यहीं तक खत्म हो गया, जैसे सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा गया, और यही सेंटेंस खत्म कर दिया, जैसे ही गोज। अब आपसे कोई पूछेगा ये वर्ब कैसी वर्ब है, तो तुम बताओगे इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर जो आगे चीज लिखी होती तब तो हम ढूंढते कि हाँ आगे जो है एक्शन गया कि नहीं गया। अच्छा एक्शन जाता है तो आगे चीज लिखी जरूर जाती है, ये एकदम फिक्स है, इंग्लिश ग्रामर का ये डिकोरम है। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ही स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही सबको? दिख रही सर जी, दिख रही सर दिख रही है सर। दिख रही है। मैम आपके नेटवर्क इशू होगा। देखो ही ईट्स, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारी वर्ब हो गई। अब आगे कुछ नहीं दिया गया है, आगे कोई चीज नहीं दी गई, तो आगे कोई चीज नहीं दी गई तो ये एक्शन आगे नहीं गया, यहीं तक रुक गया। अब जब एक्शन आगे गया ही नहीं, आगे रुक गया, तो ये वर्ब तुम्हारी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे ही इज अ बॉय, स्टेटिव वर्ब में काम नहीं होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव टोटल खेला एक्शन वर्ब का है। लेकिन अगर जो बाय द वे परीक्षा में पूछ लिया गया कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, सिर्फ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के तराजू से तौला जाए, तो उस कंडीशन में इसको आप इंट्रांजिटिव बताना। हालांकि ये क्वेश्चन पूछना बेवकूफी है,
लेकिन बाय द वे अगर जो एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप इसको इंट्रांजिटिव टिक करके आएंगे। बात समझ में आ गई? एक सेंटेंस और देखना, ही टीचेज। ही टीचेज राइटिंग थोड़ा आप लोग जो है वो मैनेज कर लीजिए, क्योंकि राइटिंग हमारी बड़ी अच्छी है। ही टीचेज मैंने एक सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं ही देखो, ही टीचेज। आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? जी यस सर। जी सर। एक मिनट जरा रुकिएगा। चलो ठीक। दरअसल मैं ये चेक कर रहा था कि कॉल वाल किसी का आने के बाद रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं, तो हो रही है। क्या समझे आप लोग? कॉल आने के बाद भी रिकॉर्डिंग होती है। ज्यादा समझ लिए। ही टीचेज एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया ही टीचेज मी। ठीक, तो ये पढ़ाने का असर बताओ आगे गया कि नहीं गया? अब सिंपल सा बैल बुद्धि लगाओ। बैल बुद्धि क्या? देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, और आगे एक शब्द तुमको मिल गया, अब तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में तुमको एक बार माइक आप लोग बंद कर लो, माइक बंद कर लीजिए। राज मैडम का खुला हुआ है माइक, वो अपना माइक बंद कर ले। रूबी राज। चलो ठीक है। ही टीचेज मी। अब आपको क्या देखना है कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और आगे तुमको एक शब्द मिल गया। अब तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहां आपके मन में अगर जो तुम शंका करो कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तब तो तुम्हारी शंका जायज है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो कि ये टीच वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, यहां आप गलती करो तो ये शंका जायज है। लेकिन अगर जो इस सेंटेंस में मैं पूछूं ही टीचेज, इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ये टीचेज वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, यहां अगर जो आपने बोला ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आपके मन में शंका हुई, तो समझिए आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो ये वर्ब तुम्हारी ट्रांजिटिव होगी तो आगे कुछ न कुछ शब्द जरूर लिखा होता। तो पहला ज्ञान तो ये कि अगर जो सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, उसके बाद आगे कोई शब्द न मिले, तो वर्ब हमेशा आपकी वो इंट्रांजिटिव ही रहेगी। पहला ज्ञान तो ये लेना कि अगर जो तुमको सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले और आगे कुछ न मिले, तो ये वर्ब जो आएगी वो हमेशा इंट्रांजिटिव होगी। सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, आगे कोई चीज मिले, अब यहाँ चेक करने की जरूरत होती है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। अब ये चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे कि इस काम का असर इस पे गया कि नहीं गया? कभी कभी आगे जैसे ही वेंट होम, तो जाने का असर होम पे नहीं हुआ, तो होम अब आपका एडवर्ब का काम करेगा, अब वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो अब इसको देखो कैसे चेक किया जाता है। चेक करने का सिंपल सा तरीका है, इसी वर्ब में तुम व्हाट लगा के क्वेश्चन करो और साथ में ही को भी ले लो। व्हाट ही टीचेज, आंसर आया? वह क्या पढ़ाता है, आंसर कोई नहीं आया। ठीक, अब दूसरा तुमको क्या सर ये जो है ये होम एडवर्ब कैसे होगा सर? अभी हम बता रहे थे। नहीं सुना था मैंने, मतलब क्या सिर्फ इसको एज अ प्लेस लें तो एडवर्ब होगा, और वैसे देखा जाए तो क्या ये नाउन नहीं होगा? अभी सारी शंका का समाधान हो जाएगा, 2 मिनट आप रुक जाओ। ठीक है। हाँ ठीक। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया कि यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट, वर्ब और आगे कोई शब्द न मिले तो तुमको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ आंख मूंद के बोलो इंट्रांजिटिव, यहां कंफ्यूज हो जाओ तो जब कंफ्यूज हो जाओ तो तुम्हारे पास 2 फार्मूले हैं। क्या फार्मूले हैं चेक करने के कि आगे वाला ये ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसके लिए फार्मूला है व्हाट और दूसरा फार्मूला है होम। ठीक,
दो शब्दों से लगा के आप चेक करोगे और साथ में इस सब्जेक्ट को भी इसी में लपेट लेना। पहला क्वेश्चन क्रिएट करो, व्हाट ही टीचेज, वह क्या पढ़ाता है, तो आंसर में ये शब्द नहीं मिला, चलो ठीक, इनको छोड़ो, दूसरे वाले चेक कर लो, whom he teaches, किसको पढ़ाता है, तो आंसर में मिला मी। अब आंसर में जब ये आ गए तो मतलब अब ये हो गए लपेटे में आने के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों के लपेटे में अगर जो ये महोदय आ गए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जब ऑब्जेक्ट हो गए तो इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है। अगर जो आपसे ये कहा जाए किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब कैसी होगी, तो डेड श्योर है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव ही होगी। अब ये वर्ब हमको पता चल गया कि ट्रांजिटिव है, तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, तो उसको पहले दो तरीके से देखना, कहाँ दिमाग लगाना है कहाँ दिमाग नहीं लगाना है। इस टाइप का सेंटेंस मिले जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो वर्ब हो, वो इनट्रांजिटिव, उसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। जब तुमको सब्जेक्ट मिले वर्ब मिले और आगे एक शब्द और मिल जाए या दो शब्द और मिल जाए तो इसमें चेक कर लेना। तो चेक करने के लिए आपके पास दो फार्मूले, व्हाट और whom, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं जो अभी एक महोदया ने क्वेश्चन पूछा था, ही वेंट होम, ठीक। देखो सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली और ये आपका क्या मिला, ऑब्जेक्ट है कि एडवर्बियल है, ये हमको पता करना है, ठीक। अब इसी में फिर वही व्हाट होम लगा के क्वेश्चन करो, व्हाट ही वेंट, वह क्या गया, आंसर में क्या ये होम है, व्हाट ही वेंट, वह क्या गया, आंसर में नहीं मिल रहा। अब होम से चेक कर लो, whom ही वेंट, किसको गया, तो भी आंसर में होम नहीं आ रहा है। तो अब ये होम आपका पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एडवर्ब ही। अब एडवर्ब चेक करने का तरीका, कौन सा एडवर्ब है, जैसे तुम्हारे मन में आ जाएगा एडवर्ब की भी कई वैरायटी होती है, कौन सा एडवर्ब है, तो सबके अलग अलग हैं। जैसे टाइम वाला एडवर्ब होगा तो व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो खट से आंसर के रूप में ये मिल जाएगा। प्लेस वाला एडवर्ब रहेगा तो आप इसमें इसी इवेंट में व्हेयर लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्लेस का पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे सबके फार्मूले हैं एडवर्ब चेक करने के, जैसे हमने एडजेक्टिव चेक करने का फार्मूला आपको कुछ बताया था। अब चलो, हमको ये होम टाइम जैसे कोई चीज नहीं लग रहा है, तो हमको पता है भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं हो सकता है, हमको लग रहा है प्लेस है। अब हम इसको अश्योर कर लेते हैं कि प्लेस है कि नहीं। इसी इवेंट में व्हेयर लगा के क्वेश्चन कर लो, व्हेयर ही वेंट, वह कहाँ गया, तो आंसर में मिला होम। अब ये होम आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में और था कि सर ये होम तो नाउन होता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा आपको बोले कि बेटा इधर आ जाओ, तो उनकी नजर से आप क्या हो, उनकी नजर से आप उनके बेटा हो। इस सेंटेंस में मतलब पिताजी के दृष्टिकोण से वहां आप कौन सा फंक्शन कर रहे हो, आप बेटे का फंक्शन कर रहे हो। और वहीं कहने का मतलब जैसे आपके भाई का लड़का हो, वो आपको बोले कि चाचा इधर चले आओ, तो उसके नजरिए से आप कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, आप चाचा का फंक्शन कर रहे हो। तो एक, अब मैं इस चीज में कंफ्यूज हो जाऊं कि यार तुम चाचा हो कि तुम बेटा हो, क्या आपका आंसर क्या रहेगा। दोनों अब ही मैं होते हैं। आपसे दोनों दोनों ही। तो अगर जो आप दोनों बोलते हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई सारी आपकी व्यर्थ है। आपका आंसर ये होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन फंक्शन क्या के है, हिसाब से देंगे। तुम किस नजरिए से देखना चाहते हो। तुम सिर्फ शब्द, सही कह रहे हैं सर माइक आप। माइक बंद करो यार। सिंपल सा एक जो है हमारी बताने का तरीका है, कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा, अब ये पूछा जाएगा होम क्या चीज कर रहा है, तो इस सेंटेंस में होम एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। जैसे बाप के नजर से आप कौन सा फंक्शन कर रहे थे, बेटे का फंक्शन कर रहे थे। लेकिन अगर जो ऐसे कहीं परीक्षा में लिखा आ जाए, अब इस सेंटेंस अगर जो परीक्षा में तुमको ऐसे सेंटेंस दे दिया, ही वेंट होम, अब आपसे पूछा गया होम इज, अब यहां ऑप्शन आपको दे दिया गया नाउन, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया एडवर्ब, आप क्या टिक करोगे। अगर जो तुमने नाउन टिक कर दिया तो तुमने अपनी ऐसी की तैसी करवा ली। अब यहाँ क्या टिक करना है, एडवर्ब टिक करना है। क्यों, क्योंकि तुमको एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में ये फंक्शन क्या है ये पूछा जा रहा है। अब अगर जो सिर्फ तुमको ऐसे मिले, ऐसे लिख दिया जाए होम, ऐसे सिर्फ अकेला, अब आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है,
क्या आंसर रहेगा? तो इस कंडीशन में आप इसको करेंगे नाउन। बात समझ में आई? कोई चीज अगर जो एडवर्ब है तो वो एडवर्ब का फंक्शन करेगी। फंक्शनल शब्द होता है, देखो शब्द होते हैं आपके फंक्शनल, कुछ शब्द होते हैं सिर्फ फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये फॉर्मल इनफॉर्मल में, फॉर्मल का मतलब फॉर्म वाले, मतलब चेहरे वाले। अब जैसे इज, इज क्या है? चेहरे से क्या लग रहा है? नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, क्या है? तो तुम बोलोगे सर ये चेहरे से वर्ब लग रहा है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा इज और उसके बाद दे दिया जाएगा वर्ब है कि क्या है, कि नाउन है। तो तुम इसको करोगे ये वर्ब है, ठीक। तो अब आंसर तुम्हारा सही हो जाए। अब आपने किस आधार पे आंसर दिया? तो अब आपने फॉर्म के आधार पे आंसर दिया, फॉर्म देख के, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इज अ वर्ड। इज एक शब्द है। अब आपसे पूछा गया ये वाला इज क्या है? वर्ब है कि नाउन है, क्या है? तो आप अब सेंटेंस दिया गया, भाई सेंटेंस आपको क्यों दिया गया? पूछने वाला बेवकूफ तो है नहीं। सेंटेंस इतना बड़ा, उसके लिखने का क्या मतलब था? अब वो तुमसे जानना चाहता कि इस सेंटेंस में ये शब्द जो तुमको दिख रहा है ये फंक्शन कौन सा कर रहा है। तो पता चला देखो, एक दूसरा इज, ये वर्ब, और इसके पहले जो ये इज इसके बाईं तरफ आया है, तो मतलब अब ये सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा गया है। तो सब्जेक्ट बनने की क्षमता ब्रह्मा जी ने सिर्फ दो ही लोगों को दी है, या तो नाउन को दी है या तो प्रोनाउन को दी है। अब प्रोनाउन की शक्ल तुमको पता है, प्रोनाउन की शक्ल तुमको पता है। प्रोनाउन जितने हैं सब फिक्स हैं, वो क्लोज क्लास के शब्द हैं, उनके चेहरे से तुम जान रहे हो। तो अब जब उनका चेहरा आप देख रहे हैं, उनसे इसका चेहरा नहीं मिला, तो अब ये नाउन है। अब इस सेंटेंस में ये इज नाउन का फंक्शन कर रहा है। अभी यहाँ पे तुमको नाउन टिक करना है। बात समझ में आ गई? अब ये वाला इज पूछा जाएगा, ये वाला इज कौन सा फंक्शन कर रहा है? इस सेंटेंस में ये दूसरा वाला इज इस इज की अवस्था बता रहा है, इसलिए ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है, और यहाँ आंसर में ये वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो आपने क्वेश्चन किया था ही वेंट होम, सेंटेंस देके जब पूछोगे तब तो होम वहां पे एडवर्ब बोला जाएगा, एडवर्बियल का फंक्शन करेगा, ठीक। सिर्फ पूछा जाएगा व्हाट इज होम, ऐसे होम लिख दिया गया, आगे पीछे इसका माई बाप कोई नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा तो बोलोगे नाउन। अब बताओ क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? एक बार माइक ऑन कर लो। हाँ सर, ये तो क्लियर। सर अगर हम सर एक सेंटेंस बोले हाँ एक मिनट एक बार में बोले ना। हाँ इजारुल, एक मिनट रुक जाओ जरा। हाँ सर ये तो ठीक है, बट जैसे अभी आपने बोला कि सब्जेक्ट जो है दो ही चीज हो सकती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो हाँ। अगर मैं ये बोलूं टू एरर इज ह्यूमन, तो इसमें हाँ। भी तो सब्जेक्ट, तो इसको हाँ। हम कैसे लें? या फिर तो स्मोकिंग इज फॉर हेल्थ, तो इसका मतलब आप डेली क्लास नहीं लेते हो। आप आए राम गए राम वाले में के हैं, तो पहली चीज तो आप डेली क्लास लेना शुरू कर दो। हमने हजारों बार बताया होगा एडजेक्टिव फ्रेज, सब्जेक्टिव फ्रेज, सब्जेक्ट का अगर जो वो फंक्शन कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? नॉमिनल बोलोगे। टू इरर या स्विमिंग, जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब तुमसे टू इरर पूछा जाएगा तो टू और इरर ये मिलके क्या काम कर रहा है? टू इरर इज, तो इज वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट बनने की क्षमता किसमें होती है? नाउन में होती है। अब इसकी शक्ल टू इरर, ये फ्रेज हो गया। तो फ्रेज को नाउन फ्रेज यहाँ पे बोला जाएगा, और इसी को बोला जाता है नॉमिनल। नाउन और नॉमिनल में अंतर होता है, जैसे एडवर्ब और एडवर्बियल में अंतर होता है, तो ऐसे नाउन और नॉमिनल में अंतर होता है। इसको बोलोगे नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब या तो नाउन या तो नाउन इक्विवेलेंट। अब ये टू इरर, इरर तुम्हारी क्या हो गई? इरर तुम्हारी हो गई वर्ब, टू हो गया कहने का मतलब वो इन्फिनिटिव आपका जो है मार्कर हो गया। दोनों मिलके क्या काम कर रहा है? इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, और इन्फिनिटिव तुम्हारी नाउन होती है। आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे सब तो क्लियर है। जैसे मैं अगर किसी को बताऊं, जैसे आपने बोला कि नाउन और प्रोनाउन, तो मतलब मैं उसमें एक वर्ड और ऐड करूं कि नॉमिनल भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। नहीं, वहां नाउन भी बोलोगे तो देसी लैंग्वेज में सही है। अगर जो कोई कहने का मतलब उसने अच्छे से ग्रामर अध्ययन की है तो वो नाउन और नॉमिनल में तब वो तुमको फंसा सकता है। इसलिए हमने एकदम लास्ट की चीज आपको बताई है। अदरवाइज तुम उसको परीक्षा में आए, नाउन पूछा जाए, तुम नाउन है उसको आंसर को, परीक्षा में हो सकता है तुमको नॉमिनल के दर्शन ही ना हो।
नॉमिनल को नहीं। सारे को आपके बोर्ड परीक्षा में वो नाउन ही काउंट करेगा। एक्चुअली सर ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो मैं वही क्लियर कर रही थी कि इसको अगर हाँ। मुझे ये बता कि फ्रेजेस और ये सब भी आता है, सब्जेक्ट में ही आता है ये भी, तो मैं उसको कैसे बता सकती हूँ? क्या चीज? सर मैं सिर्फ ये क्लियर कर रही थी कि ऐसे नाउन प्रोनाउन तो हमने बताया, बट ऐसा ही क्रॉस क्वेश्चन मुझसे भी हुआ कि फिर ये भी तो सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो मतलब उसके लिए हम नॉमिनल वर्ड यूज करेंगे। नॉमिनल वर्ड का यूज करोगे, नाउन का यूज करोगे, चाहे नॉमिनल बोलो चाहे नाउन बोलो, दोनों रफ लैंग्वेज में सही है। अगर जो लैंग्वेज का अच्छा जानकार है तो नॉमिनल बोल दो, सुरक्षित है। लेकिन नाउन भी बोलोगे तो बहुत गड़बड़ नहीं माना जाएगा। भाई हम कह रहे हैं इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। इन्फिनिटिव बराबर क्या? इन्फिनिटिव किसका फंक्शन करता है? नाउन का ही तो फंक्शन कर रहा है। रेन मार्टिन बुक इन्फिनिटिव को नाउन लिख रही है, नाउन गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा और मॉडर्न ग्रामर में आप जाओगे तो वो नाउन नॉमिनल में तुमको फंसा सकता है। नॉमिनल व्यापक चीज है, नाउन उसकी छोटी चीज है। समझ रहे हैं? जितने भी नाउन फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज का नाउन तुमको मिलेगा कहाँ? वर्ब के जो है सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, लिंकिंग वर्ब जैसे इज एम आर वाज वर जब ये मेन वर्ब का काम करती हैं, इसके बाद तुमको कंप्लीमेंट के रूप में मिल सकता है, केस इन अपोजिशन के रूप में मिल सकता है। ये 5 जगह तुमको जो है नाउन मिलेंगे बस। ये फंक्शन के आधार पे हमने तुरंत आंसर कर दिया। सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, मतलब ये या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन की शक्ल तुमको पता है, उसके जैसे मिल नहीं रहे तो मैंने उसको नाउन बोला। कॉन्सेप्ट ये है कि नाउन 1 वर्ड का होता है और ये 1 वर्ड से ज्यादा हमको दिख रहा है, तो उसको नाउन बोलने से बेहतर है कि मैं इसको नाउन जो है नॉमिनल बोल के पतली वाली गरी से निकल लूं। ठीक है जी सर, ये चलो। हाँ, ठीक है इजहारुल सर। बताओ आप, इजहारुल क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर आई टीच राम। अब यहाँ पूछ ले कि व्हाट इज राम, तो राम को क्या बोलेंगे? यहाँ नाउन बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे? देखो आप ये बताओ, जैसे मैं आपको कहूं इजहारुल इंसान है कि इजहारुल स्टूडेंट है, आप क्या आंसर करेंगे? कि इजहारुल दोनों है? दोनों है सर जी। हाँ यहाँ तो इजहारुल स्टूडेंट है सर। हाँ फिलहाल इस नजरिए से आप स्टूडेंट हैं। तो अगर जो इस सेंटेंस में आपसे पूछा गया राम और आपके ऑप्शन में क्या है नाउन, उसके बाद क्या पूछा गया ऑब्जेक्ट, तो तुम ऑब्जेक्ट को टिक करोगे, क्योंकि नाउन बनने जो है ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता नाउन में होती है। लेकिन हर नाउन ऑब्जेक्ट बन जाए ये जरूरी नहीं है। नाउन तुम्हारा सब्जेक्ट का भी फंक्शन कर सकता है, अपोजिशन का भी फंक्शन कर सकता है, कंप्लीमेंट का भी फंक्शन कर सकता है, लेकिन ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। अगर जो परीक्षा में आ गया तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक नाउन है दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो तुम ऑब्जेक्ट को टिक करोगे। जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं होंगे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। बात समझ में आई? सर जी, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा व्हाट इज राम अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब यहाँ पे हम नाउन टिक करेंगे। तो खाली ये सेंटेंस तब नहीं दिया रहेगा, ये इतना खाली यही राम पूछेगा राम, फिर नीचे पूछेगा नाउन है, वर्ब है, क्या है या ऑब्जेक्ट है, तब आप जो है नाउन को टिक करिएगा। ऑब्जेक्ट फंक्शनल वर्ड है, ऑब्जेक्ट जो है फंक्शनल वर्ड है, सब्जेक्ट फंक्शनल वर्ड है, कंप्लीमेंट फंक्शनल वर्ड है। समझ रहे हैं? ये सब फंक्शनल, अपोजिशन ये फंक्शनल वर्ड है। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हारे कितने हैं? टोटल 8 ही हैं, तो उसमें कहीं ऑब्जेक्ट का नाम आया, कंप्लीमेंट का नाम आया, अपोजिशन का नाम आया? नहीं आया। ये फंक्शनल वर्ड है, सब फंक्शन करेंगे। तो मतलब आप मामा कब बनोगे? जब आप बहन के नजर से देखे जाओगे, बहन के यहाँ जाओगे। चाचा कब बनेंगे? जब आप भाई की नजर से तो मामा है, चाचा है, ताऊ है, ये सब फंक्शनल वर्ड है। लेकिन ह्यूमन ये आपका जो है कॉमन वर्ड है। समझ रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट फंक्शनल वर्ड है, नाउन ये फंक्शनल वर्ड नहीं है। नाउन आपका जो है चेहरे वाला वर्ड है, तुम इसको जो है चेहरे के आधार पे जो है गेस करते हो। समझ रहे हैं? जी सर, क्लियर है। अब ये सेंटेंस अगर जो देके तुमसे कोई पूछे, सेंटेंस देके पूछे और तुमसे 2 ऑप्शन दे दे कि ये नाउन है कि ऑब्जेक्ट है, तो तुम बोलोगे ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस न दिया, सिर्फ पूछा गया राम क्या है, तो तुम बोलोगे नाउन है। बात समझ में आ गई? हाँ चलो, अपने लोग कहाँ पे थे? वर्ब पे थे।
वर्ब जो है, हम टोटल आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में अंतर बता रहे थे। देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है सब्जेक्ट जिसमें हो, आगे वर्ब हो और आगे तुमको कोई चीज न मिले, तो ये वर्ब ऑलवेज आपकी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। दूसरा हमने इंट्रांजिटिव चेक करने का क्या तरीका बताया था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, व्हाट, हुम, ये तुमको इसी वर्ब में लगा के चेक करना है, इसको मिलाते हुए, ठीक। और आंसर के रूप में आगे वाला शब्द मिल जाएगा, तो ये आगे वाले शब्द को क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट। और अगर जो किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब डेड श्योर हो जाना कि वो वर्ब तुम्हारी ट्रांजिटिव ही होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सर इंट्रांजिटिव वर्ब को ही क्या स्टेटिव वर्ब बोल सकते हैं? स्टेटिव वर्ब जितनी होती है, हालांकि हाँ, स्टेटिव वर्ब जितनी होती है उसको तुम देहाती लैंग्वेज में जो है इंट्रांजिटिव बोलोगे। ओके सर। जितने स्टेटिव वर्ब है सब इंट्रांजिटिव है, आप ऐसे समझो। लेकिन ये क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हो गया कि जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है या जो भी बोर्ड में जिसने भी क्वेश्चन बनाया हो उसको गहन अध्ययन नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टेटिव वर्ब हैं वहां पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब एक्शन वर्ब में होता है, और एक्शन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। समझ रहे हैं? जैसे आई टीचेज, मैं पढ़ाता हूँ, अब ये टीचेज वर्ब तुम्हारी इंट्रांजिटिव हो गई। आई टीचेज यू, अब ये टीचेज जो है वर्ब आपकी ट्रांजिटिव हो गई। समझ रहे हैं? तो एक्शन वर्ब के दो भाग होते हैं, वर्ब अगर जो एक्शन है तो उसके दो भाग कर देना। और अगर जो परीक्षा में आ जाए जबरदस्ती वाले क्वेश्चन की ही इज ए बॉय, इज क्या है, अब ऑप्शन तुम्हारे दो ही दे दिया गया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो जो है आप उसको इंट्रांजिटिव में टिक कर देना। आपसे ये पूछा जाएगा ही इज ए बॉय, इज ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है कि स्टेटिव है, तब स्टेटिव कर देना। बात समझ में आ गई? हाँ जी। चलो दूसरी चीज देखो, अब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को छोड़ दिया, ये टोटल पोर्शन ये इंट्रांजिटिव में चला गया। जो इंटेंसिव वर्ब होती हैं इसको रफ लैंग्वेज में तुम इंट्रांजिटिव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो तुम्हारी जो एक्सटेंसिव वर्ब होती हैं इसमें भी एक आप ट्रांजिटिव कर देना, एक इंट्रांजिटिव कर देना। तो इंट्रांजिटिव फिर छोड़ दो, अब ट्रांजिटिव के तीन भाग करो, मोनो ट्रांजिटिव, ड्राई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक, तीन ट्रांजिटिव वर्ब तुम्हारे हो गए। मोनो ट्रांजिटिव, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाना। तो मोनो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव किसको बोलोगे, कौन सी वर्ब को बोलोगे, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो। तो कितने ऑब्जेक्ट हो, मोनो का मतलब वन, मतलब जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट हो वो मोनो ट्रांजिटिव हो जाएगी। जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हो जाएं वो हो जाएगी डाई ट्रांजिटिव। जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट हो प्लस एक कंप्लीमेंट हो तो वो बोली जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ रहे हैं? इसकी सबकी डेफिनेशन सबको समझ में आई? मोनो ट्रांजिटिव क्या है, फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रण हो जाना। ठीक, अब जैसे मैं एक सेंटेंस आपको लिखूं, ऐसे नहीं समझोगे आप। देखो, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ही हैव ईटन फूड, हैव ये जो आपका ईटन है, ठीक, ईटन वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? अब हमको कैसे पता चलेगा, चेक करो इनको। व्हाट ही ईटन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना देना, बहुत डेकोरम ना पूरा करो जल्दी के लिए, समझ ना, है वो बाद में लगाना। क्या खा चुका है, तो आंसर में मिला फूड, तो व्हाट से करने पर ये आंसर में मिल गया हमको। ठीक, अब ये बताओ ऑब्जेक्ट कितने यहाँ पे हैं, एक है कि दो हैं? सर जी है? एक है। तो अब ये वर्ब जो वर्ब तुम्हारी ईट है, अब ये तुम्हारी बोली जाएगी मोनो ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऑब्जेक्ट है। जिस ट्रांजिटिव वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट हो उसको आप बोलोगे मोनो ट्रांजिटिव। चलो अब डाई ट्रांजिटिव का एक उदाहरण देख लो, ये देखो, ही रोट मी ए लेटर। अब ये चेक करना है कि ये जो रोट वर्ब है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो आपके पास दो फार्मूले हैं। दो फार्मूले क्या हैं, एक व्हाट वाला फार्मूला है और दूसरा whom वाला फार्मूला है। ठीक, दो फार्मूले आपके पास हो गए। व्हाट रोट, क्या लिखा, तो आंसर में मिला लेटर। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब whom से भी चेक कर लो,
होम लेटर, सॉरी होम रोट, होम ही रोट, किसको लिखा? तो आंसर में मिला मी, मुझे लिखा, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पहला जो व्हाट से आता है उसको तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देना, जो होम से आएगा उसको तुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देना। बात समझ में आ गई? तो ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इस वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट, मतलब अब ये डाई ट्रांजिटिव हो गई। पहली चीज तो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, 2 ऑब्जेक्ट रखी तो डाई ट्रांजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ तीसरे पे। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या चीज होती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का मतलब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब तो होगी, ऑब्जेक्ट एक होगा, उसके बाद ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ही मेड मी कैप्टन। अब आंसर करो, व्हाट मेड, व्हाट मेड बताओ है? सर कैप्टन। यहां लिख दो कैप्टन। होम मेड, किसको बनाया? मी बताओ। मी को सर मुझे में कितने ऑब्जेक्ट हुए? सर 2 इसी को कहते हैं दिन दहाड़े उल्लू बन जाना। इसी को क्या कहते हैं? दिन दहाड़े उल्लू बन जाना। जी कैप्टन, ठीक, कैप्टन सर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हाँ, कैप्टन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए सर वो भाई? ऑब्जेक्ट व्हाट से तो आ रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे आपको पता चल गया? सर कौन वो सी मी जादू का छड़ी रखे हो हैं? मी का मीनिंग पूरा कर रहा हो। नहीं, हम ये कैसे जाने मी की मीनिंग पूरा कर रहा है? हम तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सर जो ही है वही कैप्टन है ना? हाँ, ये आंसर हुआ, यही आंसर हुआ। देखो कंप्लीमेंट, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी एक आदमी नहीं हो सकते हैं, एक वस्तु नहीं हो सकती है। वो या तो दो लोग होंगे, 2 लोग होंगे, एक नहीं हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो आदमी मी है वही कैप्टन है। तो कहने का मतलब, जो आदमी मी है वही कैप्टन है, दोनों एक ही हैं। जो आदमी हिम है वही सेक्रेटरी है, दोनों एक ही चीज है। जब ये सिचुएशन बनती है तो आगे वाला भले ही व्हाट से आ जाए, उसको तुम बोलोगे कंप्लीमेंट। अब ऊपर वाला देखो, जहां जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया था। तो कहने का मतलब चौधरी साहब पुरानी चीजों को भी कुछ याद रखे हैं। देखो इनको देखो, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा तुम्हारा ये है। जो आदमी मी है वही आदमी लेटर है, हैं? नहीं। अब आज आपका नहीं नाम है, सर। जो है जिसमें डबल डबल ऑब्जेक्ट तुमको मिलेंगे, और उसमें अगर जो ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा तो चेक कर लेना, दोनों चीजें सेम नहीं होती। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी न तो एक वस्तु हो सकती है, न तो एक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। कैसे पूरा कर रहा है? देखो इसको देसी भाषा समझो। ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। तो क्या ये ब्रह्मा जी है जो इनको बना देगा? हैं? आप किसी व्यक्ति को बना सकते हैं? इनमें इतनी एबिलिटी है कि इनको जो है बना देगा खट से तुरंत। अगर जो ये चीज आगे आगे न लिखी जाए, ये कैप्टन न लिखा होता, बस इतना लिख के मैं छोड़ दूं, ही मेड मी, उसने मुझे बनाया, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या बनाया। जब तक मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। आप जो है भटकती आत्मा बन जाएंगे, टहला घूमा करेंगे। ऐसे बोला जाएगा कैप्टन, बस तुम्हारी आत्मा जो है तृप्त हो गई, तुमको जो है अब जन्नत मिल गई। ठीक, तो जब इस मी के अर्थ को पूरा कर दिया जाए, जैसे आप मी को बना नहीं सकते हो, मी को आप नहीं बना सकते हो, आप बना क्या सकते हो? कैप्टन बना सकते हो मी को। अब इस मी की मीनिंग ये कैप्टन पूरा कर रहा है, तो मी की मीनिंग पूरा करने के कारण आप इसको जो है कंप्लीमेंट बोलेंगे। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की मीनिंग पूरा कर रहा है, इसलिए इसको तुम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हो। जो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करेगा उसको तुम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलोगे। जैसे ही इज, मैं इतना बोल के शांत हो जाऊं, ही इज, वह है, तो तुम्हारे मन में होगा क्या है? सांप है कि कीड़ा है कि गोजर है कि बीछी है, क्या है? तो मैं इतना लिखूं बॉय, अब बॉय, तुम्हारी आत्मा शांत हो गई, ही इज ए बॉय। तो इस बॉय ने क्या किया? इस ही की मीनिंग को पूरा कर दिया। तो जो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा वाला देखो, ही सिलेक्टेड हिम, भाई इतना बोल के मैं शांत हो जाऊं,
उसने सिलेक्ट किया उसे, तो चुन लोगे क्या वो आम है कि सब्जी है कि आलू है, कि चुन के तुम झोलम उसको रख लोगे अपने और उसके बाद ले आओगे घर, उसकी काट पीट के सब्जी बनाओगे? इतना बोलने के बाद आपको लग रहा है यार आगे कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बोला गया ही सिलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, उसने चुना उसे सेक्रेटरी, बस ये तुरंत कंप्लीमेंट हो गया। इसने हिम की मीनिंग को पूरा कर दिया। और मीनिंग ना निकाल पाना तो ये देख लेना कि जो आदमी हिम है वही आदमी सेक्रेटरी है कि नहीं है। अगर जो है तो ये कंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर जो नहीं है तो ये तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? बताओ। जी सर। चलो जी हाँ भैया। अब एक चीज और समझ लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा बताना। ही टीचेज मी। अब ये चेक करके बताइए, ये जो टीचेज है ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? वही व्हाट होम वाला फार्मूला लगाओ इस पे। तो देखो मैं लगा के बता रहा हूं आपको। ही सॉरी व्हाट टीचेज क्या पढ़ाता है, व्हाट ही टीचेज वह क्या पढ़ाता है, तो आंसर में ये मी नहीं मिल रहा। होम टीचेज तो आंसर किसको पढ़ाता है, तो आंसर में मिला मी। ठीक, अब ये मी तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब परीक्षा में तुमसे पूछा जाएगा मी इज, मी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या आंसर करोगे? दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या आंसर करोगे? ही टीचर्स मी। इनडायरेक्ट। हाँ और बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी एक एक जो है मैं सम्मान समारोह करूंगा आप लोगों के लिए, सम्मान देने के लिए। पहली चीज तो आप लोग पुराने विद्यार्थी हैं, माइक 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 बंद कर लो। देखो आप लोग तो पुराने विद्यार्थी हैं, ठीक, तो ये चीजें हमने आपको कई बार बताई हैं और उसके बावजूद भी आप लोग है सम्मान पाने वाला काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया था जब ऑब्जेक्ट अकेला हो तो वो ऑलवेज डायरेक्ट होता है, चाहे व्हाट से आंसर मिले चाहे होम से मिले। जब दो होंगे तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लोचा शुरू होता है। अब यहाँ बताओ मी कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये बताओ। वर्ब मोनो है कि ये जो टीचेज वर्ब है मोनो ट्रांजिटिव है कि डाई ट्रांजिटिव है? तो पता चला मोनो ट्रांजिटिव है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस के पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो ऑलवेज वो डायरेक्ट ही होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। नहीं तुम इंसान देखे तुम कहे हाँ 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 काली टंकी है तो ये सिंटैक्स की ही होगी, ठीक है। लाल साबुन है तो लाइफ बॉय ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अकेला आएगा तो डायरेक्ट। अब जैसे ये मैं पूछता ही हैज ईटन फूड, तो आधा लोग तो ये कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि निर्जीव चीज होगी तो वो डायरेक्ट हो जाएगी, निर्जीव होगी तो डायरेक्ट, सजीव होगी तो इनडायरेक्ट हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको नहीं पूछा। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये देखो वर्ब तुम्हारी मोनोट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट सिंगल आता है अकेला आता है तो ऑलवेज वो डायरेक्ट ही होता है। बात समझ में आ गई आपको? सर इस बार पहली बार सुना जा रहा है, अभी तक ये था निर्जीव और सजीव में। तो भैया एक होता है देसी ज्ञान, ठीक, अब एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान। सर यही कंफ्यूजन में मेरा भी गलत हो गया सर। ये ज्ञान सैद्धांतिक है। खोल रहे हैं लोगों की। हाँ ये ज्ञान सैद्धांतिक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सैद्धांतिक ज्ञान है। और नहीं पता चलेगा जब परीक्षा में आया तुम गलत मी देख के तुरंत इनडायरेक्ट मारे, उसके बाद आए मिलाए प्रत्यावेदन पे प्रत्यावेदन ठोक दिए और उसके बाद लास्ट में कहा मेरी तो किस्मत खराब थी। है ऊपर वाला जस्ट नहीं करता है। और जस्ट कैसे करेगा? जब तुम मंजन छाप किताब जो है ले आओगे बाजार से, डाबर लाल दंत मंजन जिस किताब पे लिखा है सब खरीद लाए, शरद सलील ले आए, वनिता ले आए, समझ रहे हैं, हेम पुष्पा ले आए, ये सब किताब हैं। लाला तेली सिन्हा ये सब किताब नहीं है, ये सब वनिता है, शरद सलील है, हेम पुष्पा है। चलो आज इसको इतना रखो। अब आज आप लोगों का काम है कि मोनो, अच्छा एक चीज और बताना था आपको। एक होता है फैक्टेटिव वर्ब, ग्रुप में चर्चा चला था। देखो साउसिव वर्ब का तुमने नाम सुना होगा, तुमने जो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का नाम सुना होगा, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव तो तुमने आज देख लिया। एक होता है फैक्टेटिव वर्ब। फैक्टेटिव वर्ब लगे हाथ इसको भी बताया। देखो जितने भी वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हैं उनको तुम फैक्टेटिव भी बोल सकते हो। अब जैसे ये फैक्टेटिव वर्ब है,
ये तुम्हारी फैक्टेटिव, ये मेड यहाँ पे फैक्टेटिव वर्ब का भी काम कर रहा है, समझ रहे हैं। सिलेक्टेड यहाँ फैक्टेटिव वर्ब का कहने का मतलब यस, वी, ओ और उसके बाद सी। ये पैटर्न अगर जो कोई चीज फॉलो कर रहा है तो ये वर्ब फैक्टेटिव भी इसको तुम बोल सकते हो। इसको तुम अगर जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाले चश्मे से देखोगे तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव बोल सकते हो या ट्रांजिटिव बोल सकते हो। इसके इतने नाम हो सकते हैं। यस, वी, ओ, सी का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये पैटर्न जो फॉलो करता है, मतलब वर्ब के बाद कंप्लीमेंट तुमको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट के बाद, तो इस वर्ब को तुम फैक्टेटिव भी बोल सकते हो। यही वर्ब है फैक्टेटिव वर्ब। बात समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब को आप फैक्टेटिव वर्ब बोलोगे, ठीक है। चलो ये आप करो, और भी इसकी एक्सरसाइज में तुरंत आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, लगे हाथ। अब कल आपको जो है साउसी वर्ब बताऊंगा और दुनिया भर की और भी जो अगड़म बगड़म की, हालांकि साउसी फाउसी वर्ब ऐसे वर्ब के अगर जो तुम सिर्फ जो है नाम, चेहरे वाले नाम देखोगे तो 50 नाम ऐसे तुमको मिलेंगे। तो उनमें से जो 2-4 नाम बड़े जरूरी से हैं, सिर्फ वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। चेहरा देख के वो वाले जो है वर्ब बहुत हैं। जितने ग्रामेरियन वो उतनी वर्ब उसी चीज को उतने निकाल दिए, समझ रहे हैं। जैसे पिगमेंट एडजेक्टिव निकाल दिए तो कोई उसको बोलेगा नहीं ये कलर एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं। तो पिगमेंट और कलर तो दोनों एक ही चीज है। तो वैसे चाहे तो तुम फैक्टेटिव बोलो चाहे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव बोलो। कोई ग्रामेरियन था उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का नाम दे दिया, कोई उसको फैक्टेटिव का नाम दे दिया। जितनी बुक पढ़ोगे उतने टाइप के तुम वर्ड पाओगे और उतनी तरीके से कंफ्यूजन पाओगे। तो देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में क्वेश्चन चाहे जैसे आए, अगर जो आप उसका बेस जानते हो तो कभी आपसे वो गलती नहीं होगा, ठीक है। आज इसको यहीं तक रखा जाए। जी सर। जी ज्यादा सर। बताने पे बाउंस हो सकता है।